वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों का डेली इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं 5 टॉपिक जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें पहली टॉपिक हो जाएगी हम लोगों की एंजाइम्स क्या होते हैं, दूसरी टॉपिक हो जाएगी बायो रिएक्टर, और तीसरी टॉपिक हो जाएगी पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और चौथी टॉपिक हो जाएगी पीसीआर के उपयोग, और पांचवी टॉपिक हो जाएगी डीएनए लाइगेजेस व आणविक कैंचियाँ क्या होती हैं। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए एक एक टॉपिक करके देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग फुल वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ी लॉन्ग टॉपिक है इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और नोट भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सबसे फर्स्ट टॉपिक हो जाती है एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम सबसे पहले बता दें कि जो एंजाइम होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलती है, लेकिन हार्मोन जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में इनकी एक फिक्स डक्ट होती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में उनकी एक फिक्स डक्ट नहीं होती है। जिससे हार्मोन जब ये बॉडी में रिलीज होता है तो ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, लेकिन जो एंजाइम्स होती है उसकी एक फिक्स ग्लैंड्स पाई जाती है जिसके माध्यम से वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे पहुंच के अपना वर्क करती है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन्स के अणु में अत्यधिक जटिल संरचना वाले बृहद अणु होते हैं। इनका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। केवल 20 एमिनो अम्ल ही जंतु एवं पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं एंजाइम की। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन में क्या होते हैं, प्रोटीन किस चीज से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन सबसे अधिक अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। उनकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है, अमीनो एसिड, ठीक है। तो प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना होता है, तो अमीनो एसिड। तो वही कह रहा है कि सबसे ज्यादा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे जो प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। केवल 20 एमिनो अम्ल ही जंतु एवं पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। कितने पाए जाते हैं, 20 एमिनो अम्ल क्या होते हैं, जंतु व पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल और प्लांट में पाए जाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं, एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पे, एमिनो अम्ल श्रृंखलाबद्ध होकर परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। किस बंध द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे शरीर में लगभग 50,000 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, लगभग 50,000 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या होते हैं भैया, ये एक तरह से प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन एक उच्च अणु भार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। आपको हमने बताया कि एंजाइम भी एक प्रकार की प्रोटीन होते हैं। तो इनका क्या रोल रहा, कैसे होते हैं, आपको आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारी सेकेंड टॉपिक होने वाली है बायो रिएक्टर। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। बायो रिएक्टर एक बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों में एवं वेस्टी एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। इन सबको किस रूप में परिवर्तित किया जाता है, वेस्टी एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। वांछित उत्पादन पाने के लिए जीव प्रतिकृति अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार और विटामिन, लवण, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है, ठीक है। इन सब में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बायो रिएक्टर का काम होता है, ठीक है। आपको डिफिनेशन इसी प्रकार से लिख देना है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी थर्ड टॉपिक होने वाली है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज अभिक्रिया है। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृति का एक संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष प्रकार थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या होते हैं कि एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, जो पॉलीमरेज अभिक्रिया, इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृति का विश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप देख लेते हैं कि डीएनए का किस प्रकार से इसका खंडन होगा, किस प्रकार से जुड़ेगा, किस ताप पे, इसी के माध्यम से पता करना होगा। इसकी 3 चरण होते हैं। पहला निष्क्रियकरण, दूसरा है तापानुशीलन और तीसरा है विस्तार, ठीक है।
अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट देख लेते हैं निष्क्रियकरण क्या होता है। निष्क्रियकरण में डीएनए को 92 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट तक थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे दोनों स्टैंड अलग हो जाए। ठीक है, आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है वह डबल हेलिक्स में होता है, तो उसको 92 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद उसके दोनों स्टैंड क्या होते हैं, हेलिक्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे। किस विधि में? निष्क्रियकरण में। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं तापानुशीलन में क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं तापानुशीलन। तापानुशीलन में अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को घटाया जाता है। ठीक है, वो तापमान जो 92 डिग्री सेल्सियस किया गया है उसको घटा दिया जाता है। यह सामान्यतया 48 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। इसे इस तापक्रम को 1 मिनट तक रखा जाता है। ठीक है, 48 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखकर छोड़ दिया जाता है। अभी हमने 92 पे तोड़ा और उसके बाद 48 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट तक के लिए उसको रख दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं विस्तार में क्या होता है। अब यहाँ पे थर्ड होने वाला है विस्तार। विस्तार में तापक्रम को 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए रखा जाता है। इस चक्र को 34 से 37 बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा डीएनए के खंड को 1 अरब गुणा तक वर्धित किया जाता है। यानी कहने का मतलब पहले हमने क्या किया, डीएनए के खंड को अलग करने के लिए 92 डिग्री सेल्सियस पर ताप किया, फिर उसको स्थायी रखने के लिए हमने 48 डिग्री सेल्सियस पर रखा। अब यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस पर रख रहे हैं, तो उसको वही प्रक्रिया कई बार दोहराने के बाद क्या हो रहा है, उसके डीएनए अलग अलग खंड में विभाजित होकर लगभग 1 अरब गुणा तक वर्धित हो जा रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि डीएनए बहुत धागे जो नुमा संरचना होती है वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल तीनों पॉइंट बिल्कुल सेम है और बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं पीसीआर के उपयोग क्या होते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं पीसीआर का उपयोग। ठीक है, पीसीआर का उपयोग में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है रोगाणुओं की पहचान। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? रोगाणुओं की पहचान में करते हैं। ठीक है, दूसरा लिखा गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, इसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी किया जाता है, क्योंकि देख रहे हैं डीएनए का कई खंड टूट रहा है, जुड़ रहा है, तो उसे पता लग ही जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखा है कि पौधों में रोगों का पता लगाने के लिए, जितने प्लांट होते हैं उसमें किस प्रकार से कौन सा रोग लगा है पता करने के लिए भी पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। उत्परिवर्तन क्या होते हैं? शरीर में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो किस प्रकार से हुआ उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके माध्यम से? पीसीआर के माध्यम से पता किया सकता है कि उत्परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं डीएनए लाइगेजेस। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ऑप्शन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। देख लीजिए क्या होते हैं डीएनए लाइगेजेस। यह एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये डीएनए से खुला जो सिरा होता है फिर टूटा हुआ, उसको जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेजेस एंजाइम करती है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट होने वाली है आरबी कैंची। भाई कैंची तो काटने के काम में ही आएगी। सबसे पहले देख लेते हैं इसका काम क्या है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आरबी कैंची कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्या कहते हैं? आरबी कैंची कहते हैं। ये डीएनए के खंडों को काटने का काम करता है। ठीक है, और वो लाइगेजेस जोड़ रहा था, ये काटने का कार्य कर रहा है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।